नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज सबसे बड़ा फैसला आया कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो गई हैं। इसके बाद बहुत सारे सवाल उठे और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सर, जो केंद्र का फैसला है, जो फैसला लिया गया मुख्य रूप से, उसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या कहा गया था? क्योंकि राज्यों से भी जो है रायशुमारी हुई थी, तो उसमें क्या बड़ी बातें कही गई थी? नहीं, देखिए, पूरे देश के संदर्भ में निर्णय अलग होते हैं और प्रदेश के संदर्भ में निर्णय अलग होते हैं। मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्पष्ट राय रही है कि हमारे वहाँ स्थितियाँ सामान्य होने पर हम लोग परीक्षाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे, यदि स्थितियाँ सामान्य होती हैं। इसीलिए हमने जो कक्षा 6 से लेकर और 11th तक की परीक्षाएं थी उनको हमने निरस्त किया और उन बच्चों को हमने प्रमोट किया। पहली बार 100 साल के इतिहास में हमने जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे उनको प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है, उनकी परीक्षा को निरस्त किया है। 12वीं कक्षा के संदर्भ में हमारा मंतव्य था कि यदि स्थितियां उत्तर प्रदेश में सामान्य की ओर बढ़ती हैं, जैसा कि भी दिखाई पड़ रहा है कि 66 जिलों में हमने कोरोना कर्फ्यू में व्यापक तौर पर उतने ढील दी है, तो उस स्थितियों का आकलन के उपरांत हम लोग 12वीं के बारे में जुलाई माह में परीक्षा कराई जाए या न कराई जाए, इस पर निर्णय की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा प्रस्ताव हमने प्रस्तुत किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है और छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों के हित में लिया गया ये व्यापक दृष्टि से एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए प्रशंसा के योग्य निर्णय है। और इस निर्णय के आने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सारी स्थितियों का आकलन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठेंगे और जो भी छात्र हित में, शिक्षक हित में या अभिभावकों के हित में निर्णय होगा उसकी तरफ हम लोग खुले मन से विचार करेंगे। तो यानी कि मैं इसे स्पष्ट शब्दों में अगर इसे समझूं सर, क्योंकि बारीकी से भी हम इस पर बातचीत करेंगे कि जो केंद्र का फैसला आया है, जो सरकार प्रधानमंत्री की तरफ से, उसको तो आप स्वीकार करें, यानी कि, और जो दूसरी बात आप बता रहे थे कि 66 जिलों में जिस तरह से छूट मिल रही है, तो ये मान के चला जाए कि यूपी बोर्ड के एग्जाम होंगे, हम ये मान के चले, आप स्थिति देखेंगे, थोड़ा सा और इंतजार करेंगे उसके बाद? नहीं, आपको मैंने अभी कुछ मानने के लिए नहीं कहा, मैंने केवल निवेदन ये किया जो वस्तुस्थित है कि प्रधानमंत्री जी के निर्णय के बाद हम छात्र, अभिभावक और शिक्षक के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ के हम फिर से एक बार नए सिरे से 12वीं कक्षा में हम छात्र हित, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा का हित चिंतन कैसे कर सकते हैं, 12वीं के कक्षा के बारे में क्या परीक्षा कराई जानी चाहिए या प्रोन्नति करना चाहिए, इन सारे संदर्भों पर हम लोग एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर इसका निर्णय उत्तर प्रदेश की स्थितियों का आकलन करते हुए लेंगे। ठीक, तो ये एक चीज स्पष्ट हो गई कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम रद्द हुए हैं, वहां पर अलग अलग हम बातचीत करें, लेकिन यूपी बोर्ड को लेकर अभी मंथन होगा। तो ये हम अपने स्टूडेंट्स को, जो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक चीज क्लियर करते हैं। सर, अब एक चीज, क्योंकि आप खुद एक शिक्षाविद हैं और बारीकी से आप समझते हैं, प्रकार से प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य आने के बाद हम पुनः, हाँ, ठीक है, आप उस पर मंथन करेंगे, क्योंकि आप सर शिक्षाविद हैं, तो इसका प्रभाव जो है उसको लेके आपसे समझना चाहेंगे कि जो फैसला हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो स्वागत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, एग्जाम्स होने चाहिए थे, हमने साल भर मेहनत की। तो इस पर आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? नहीं, आपका कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उन विद्यार्थियों के, उनके रिजल्ट के आधार पर उनको उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिलता है। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आधार बनता है 12वीं कक्षा का जो परिणाम होता है जी। और इसलिए इन सारे विकल्पों पर हम लोग विचार करेंगे कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे, उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे, उनका हित चिंतन कैसे हो सकता है, ये व्यापक दृष्टिकोण पर विचारोपरांत ही निर्णय यहाँ पर हम लेंगे। ठीक, एक और चीज सर समझना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, जब हम लेकिन स्वास्थ्य उनकी और सुरक्षा उनकी, ये हमारी प्राथमिकता है, ये बहुत ही जरूरी भी है। जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि करियर को लेके बहुत बड़ा फैसला होता है सर,
एक एक मार्क्स परसेंटेज जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हमने देखा है कैसे कट ऑफ आती है, उसका क्या प्रेशर रहता है। तो अगर जो फैसला केंद्र की तरफ से हुआ है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसको लेकर आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि वो किस तरह से आगे बढ़ें, क्या पद्धति अपनाई जाएगी? नहीं, अभी मैं कहूँगा कि जो पठन पाठन वर्चुअल उनकी टीचिंग चल रही है वो भविष्य के लिए भी उनके लिए लाभदायक है। उसमें वो अपने पठन पाठन करते रहें, उसमें कोई जो उनकी नित्य प्रतिदिन की प्रक्रिया है उसके बारे में मैं कोई उसको सुझाव नहीं दूंगा। मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा विद्यार्थी सतत अध्ययनरत रहे, लेकिन परीक्षा कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी ये निर्णय हम उत्तर प्रदेश की स्थितियों का आकलन करने के बाद, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय आ चुका है, हाँ। उस निर्णय को हम दृष्टिगत रखते हुए ये छात्र हितों में क्या निर्णय हो सकता है ये मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक के बाद हम निर्णय लेंगे। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपी बोर्ड के इम्तिहान में भी बैठते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। तकरीबन 12 राज्य ये चाह रहे थे सर कि एग्ज़ाम्स हो जाएं, स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स थे उनके एग्ज़ाम्स हो जाएं, या फिर आप उसकी टाइमिंग कम कर दें उस हिसाब से हो जाए, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर मैं अखिलेश यादव का जिक्र करूँ, वो ये कह रहे थे कि अब पहले वैक्सीनेशन फिर एग्जामिनेशन। तो क्या इस दिशा में भी कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? देखिए, परीक्षा एक अलग प्रश्न है कि परीक्षा होंगी तो ही हम वैक्सीनेशन कराएंगे, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो ये कि हम आज जैसे 1 करोड़ वैक्सीनेशन जून माह में कराएंगे, इसका हमने निर्णय लिया है। और उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर हम वैक्सीनेशन का काम गांव स्तर तक ले जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य तब भी होगा, परीक्षा होगी तो भी हम छात्रों का, अभिभावकों का और जो शिक्षक हैं उनका वैक्सीनेशन की तरफ हम वृहद पैमाने पर हमारा प्रयत्न होगा कि वो हो, और उस पर हम जोर देंगे कि प्राथमिकता के आधार पर ये हो। परीक्षा होगी तो भी और नहीं होगी तो भी। एक जो जैसे हम नॉर्मल बातचीत में भी जिक्र हो रहा था सर, उसमें ये था कि अगर केंद्र की तरफ से ठीक है सीबीएसई के एग्ज़ाम्स रद्द कर दिए जाते हैं तो बहुत कम ही स्टेट्स, या क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि स्टेट्स अपनी मर्जी से, हालांकि वो आज़ाद हैं, लेकिन वो इस तरह का फैसला लेके नहीं वो कंडक्ट कराएंगे एग्ज़ाम? वो एक सवाल है जहन में, या फिर उसी फैसले के समर्थन के साथ आगे बढ़ के कुछ फैसला ले, वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो केंद्र की तरफ से। मैं समझता हूँ जी, मैंने देखिए, जो केंद्र का जो सीबीएसई का फॉर्मूला होगा वो फार्मूला जरूरी नहीं कि हमारे वहाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड में वो फार्मूला एग्ज़ाम कराने का या जो अंकों को देने का जो फार्मूला है वो हमारे वहाँ भी वो हो। हमारे वहाँ प्रमोशन करने का फार्मूला दूसरा हो सकता है, उनके वहाँ दूसरा हो सकता है। अंकन का जो फार्मूला है हमारा दूसरा हो सकता है, उनका दूसरा हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई का जो सिस्टम है, जैसे हमारे वहाँ, उनके वहाँ एग्ज़ाम के बाद इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन का भी है, हमारे वहाँ कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। अब की प्री बोर्ड हम लोगों ने कराए हैं, हाँ। कुछ जगहों पर प्री बोर्ड नहीं हुए तो वहाँ क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, ये तमाम प्रश्न हमारे सामने उन दोनों बोर्डों से हम लोग एक दूसरे की भिन्नता को देखते हुए क्या एक सर्वमान्य निर्णय हो सकता है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। एक मेरा सवाल आपसे सर कि जो फैसला आया, यूपी जो भी मंथन करके फैसला लेगा, मैं आखिरी सवाल होगा कि मेरा, हाँ जी सर, मेरा आखिरी सवाल है, मैं चाहूँगी आप बस उसका जवाब दे दीजिएगा। सर, ये जो जिस फॉर्मूले की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा मंथन होगा, कब तक उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें वो फैसला ले लिया जाएगा, कितना इंतजार करना होगा? और जो शार्पनेस है स्टूडेंट की, करियर को लेकर आगे उन्हें जाना है मैदान में, एक तरह की फाइट ही होती है, तो उसको वो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, तो उस लिहाज से क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, वो फॉर्मूला हम समझना चाहेंगे सर। देखिए, उत्तर प्रदेश का संदर्भ, अगर आप उत्तर प्रदेश का संदर्भ देखें जी, तो पूरे जो 5 साल में 4 साल हमारे बीते हैं, 4.5 साल, उसमें हमने केवल बच्चों के भविष्य की चिंता की है। चाहे पाठ्यक्रम का परिवर्तन रहा हो, चाहे सत्र का नियमितीकरण रहा हो, चाहे 10 महीने पहले स्कीम का डिक्लेरेशन रहा हो, और चाहे जो हमारे वहाँ परीक्षा केंद्र हैं उनका ऑनलाइन निर्धारण रहा हो, और चाहे 10 महीने पहले हम स्कीम को निकाल के परीक्षा कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और कब रिजल्ट निकलेगा, इस प्रकार का विधि को हमने किया हो। हमने परीक्षा के मूल्यांकन में
भी परिवर्तन किया, हर स्तर पे हमने व्यापक सुधार करा है परीक्षा के क्षेत्र में। आज उत्तर प्रदेश में तो हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षा के तरीके हैं उनमें भी हमने 1 महीने 1.5 महीने जो परीक्षा चलती थी आज वो 12 दिन और 15 दिन में समाप्त होती है। हमने हर तरफ सुधार किए हैं और हमारा निश्चित रूप में हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य इसी तरफ बढ़ रहा है कि जो भी हम तरीका निकालेंगे 12वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के बारे में वो सर्वमान्य होगा और छात्रों के हित को साधने वाला होगा। ऐसा अभी हमने हाई स्कूल में एक कमेटी बनाई है जी। जो उनको किस प्रकार प्रोन्नत दिया जाए उसके फार्मूले को निश्चित करेगा। अगर 12वीं के बारे में कोई निर्णय होता है तो निश्चित रूप में हम भी वो प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और ये जो तस्वीर थी उसे क्लियर किया आपने, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो तो रद्द किए गए हैं, लेकिन यूपी बोर्ड को लेकर भी एक प्रश्न था। तो आपने देखा कि जो है दिनेश शर्मा जी ने उस स्थिति को स्पष्ट किया। थोड़ा मंथन होगा, फॉर्मूला क्या रहेगा सीबीएसई का, उसके हिसाब से भी चीजें हो सकता है कि यूपी बोर्ड को लेकर भी तय हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। मेरे अरमान जाग जाते हैं, चल दोनों घर से भाग जाते हैं। हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा रही नरगिस आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी असल जिंदगी की कहानियां हमारे बीच आज भी हैं। नरगिस का जन्म 1 जून साल 1929 को हुआ था। नरगिस का असली नाम कनीज फातिमा राशिद था। जून साल 1929 को कोलकाता में जन्मी नरगिस की मां मुस्लिम और पिता हिंदू थे। उनके पिता उत्तम चंद मोहनदास के एक जाने माने डॉक्टर थे और उनकी मां जदनबाई मशहूर नर्तक और गायिका थी। देवोलीना भट्टाचार्य जी खुद को चादर में लपेटकर तस्वीरें क्लिक करवाती नजर आ रही हैं। वो हर तस्वीर में शानदार पोज दे रही हैं। उनका ये अंदाज फैंस को पहली बार देखने को मिल रहा है। देवोलीना भट्टाचार्य जी की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस कह रहे हैं कि गोपी बहू बदल गई हैं। अब वो बहू से बेब हो गई हैं, जिसके चलते देवोलीना की तस्वीरों पर खूब लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी बेहद खूबसूरत हैं। दिशा की अदाओं के फैंस दीवाने हैं और बोल्ड अंदाज के तो कायल ही हैं। दिशा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही छा जाती हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दिशा के फैंस उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर कुमार गौरव ने साल 1981 में फिल्म लव स्टोरी से डेब्यू किया था। ये फिल्म उनके पिता राजेंद्र कुमार ने बनाई थी, जिसमें इनकी को स्टार एक्ट्रेस विजेता पंडित ने भी डेब्यू किया था। मेरे अरमान जाग जाते हैं, चल दोनों घर से भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। जान जब जब तेरी याद आती है, ओ जान जब जब तेरी याद आती है, मेरे अरमान जाग जाते हैं।
हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा रही नरगिस आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी असल जिंदगी की कहानियां हमारे बीच आज भी हैं। नरगिस का जन्म 1 जून साल 1929 को हुआ था। नरगिस का असली नाम कनीज फातिमा राशिद था। जून साल 1929 को कोलकाता में जन्मी नरगिस की मां मुस्लिम और पिता हिंदू थे। उनके पिता उत्तम चंद मोहनदास के एक जाने माने डॉक्टर थे और उनकी मां जतनबाई मशहूर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चाइनीज कोरोना वायरस का कोड कोरोना वायरस चीन के वुहान से निकला, ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन उसके बाद जब दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इसके नए नए वेरिएंट मिलने लगे तो उनको उन देशों के नाम से जाना जाने लगा। इस पर आपत्ति होती है और अब इस चाइनीज वायरस के नए वेरिएंट्स को नया नाम दे दिया गया है। चीन का वुहान शहर, यहीं से कोरोना वायरस साल 2019 में निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए, कईयों की मौत हो गई। लेकिन चाइनीज वायरस ने जब दुनिया भर में कहर बरपाया तो इसके नए नए वेरिएंट सामने आने लगे, जिन्हें पूरी दुनिया ने उस देश के नाम से प्रमोट किया जाने लगा। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि जो देश कोरोना का प्रोड्यूसर है उसके नाम पर कुछ नहीं, और जहां कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया उन देशों का नाम दुनिया में प्रमोट किया जाने लगा। इसमें फिर लोगों को ये आपत्ति हुई कि आप इसको देश के नाम से न जोड़िए। जैसे चाइना वुहान से जब वायरस निकला तो उसको वुहान वायरस नाम देना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, सबको पता है वुहान से निकला। जब वही नहीं आपने दिया तो आप इंडियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका, ब्राजील क्यों कह रहे हैं? तो ये WHO, चलिए एक बार को तो अच्छा कदम लिया है कि इन्होंने इन वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स को ग्रीक लेटर्स के नाम से नोमेनक्लेचर दे दिया। साउथ अफ्रीका वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट, और जब से भारत में सेकेंड वेव आई है तब से इंडियन वेरिएंट के नाम से इसे पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाने लगा। भारत समेत दुनिया के उन देशों ने इस बात का विरोध किया जिनके नाम पर चाइनीज वायरस के नए वेरिएंट को प्रमोट किया जा रहा था। पहले ये प्रथा थी कि जहाँ पे वायरस मिलता था तो वहाँ का नाम उसको दे दिया जाता था। जैसे कि आपका ये जो आउटब्रेक हुआ था पेंडेमिक का, स्पेनिश फ्लू हुआ था, वो स्पेन में नहीं आया था पर वहाँ डिटेक्ट हुआ था और स्पेनिश फ्लू उसको आज तक बोला जाता है। इसके बारे में काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको ऑब्जेक्ट किया और इसके साथ ही ये भी ऑब्जेक्ट किया कि आप जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं उसका कोई नाम देना पर्टिकुलर भी इसको अगेंस्ट बोला गया नॉर्म्स के, एथिक्स के। भारत में तो सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंडियन वेरिएंट शब्द को हटाने का आदेश दिया। सरकार ने कहा था कि ट्विटर और फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई उन सभी पोस्टों को हटाएं जिनमें कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट की बात की गई है। भारत समेत दुनिया के कुछ देशों ने जब विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपत्ति जताई तो WHO ने चाइनीज वायरस के नए वेरिएंट को नया नाम दे दिया। भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट को कप्पा और डेल्टा कहा जाएगा। भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट मिले हैं जिन्हें कप्पा और डेल्टा नाम से ही अब जाना जाएगा। जैसे अभी तूफान आए थे, उसमें 2 तूफान आए, दोनों को अलग अलग नाम दिए गए और तूफान जब भी आता है उसको एक नाम दिया जाता है। अब वो नोमेनक्लेचर की कोई प्रक्रिया होगी जिससे दिए जाते हैं। इसी तरह से वैज्ञानिक नोमेनक्लेचर करते हैं, वायरसेस का अपना नंबर देते हैं कुछ उसमें, जैसे B.1, .1, .167 या 617 या वो जो था D484G, तो इस तरह से वो करते हैं, अपना कुछ कुछ नाम देते हैं। वो उनकी भाषा है वायरोलॉजिस्ट की, वैज्ञानिकों की, वो बोलते हैं वो भाषा में। वायरस का नाम रखने की एक प्रक्रिया थी जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के दबाव में बदल दिया। अब WHO भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका समेत दूसरे देशों में पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट का नाम रखने के लिए ग्रीक भाषा के अक्षरों का इस्तेमाल करेगा। नए नियम के तहत पहली बार भारत में पाए गए B.1.617.1 को कप्पा और B.1.617.2 को डेल्टा कहा जाएगा। ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट को अल्फा और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को बीटा और ब्राजील वेरिएंट को गामा नाम दिया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब वायरस के नाम तय कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि किसी भी देश को वेरिएंट खोजने और उसकी जानकारी देने के लिए बदनाम नहीं करना चाहिए। आगे अगर कोई नया वेरिएंट आएगा तो उसे भी इसी तरह से नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर वेरिएंट की संख्या 24 के पार चली गई तो फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन को नियम बदलने पड़ेंगे। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी